दोस्तों नमस्कार, स्वीकार कीजिए दीपक ठाकुर का। हर एक बिजनेस में, हर एक व्यवसाय में, हर एक प्रोफेशन में या किसी भी गेम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को एक अलग लेवल पर लेके चले जाते हैं, एक अलग स्तर पर लेके चले जाते हैं। उनका काम, उनका आचार, उनका विचार, उनका बिहेवियर, उनकी कम्युनिकेशन स्किल, उनको लोगों को हैंडल करने का तरीका और सबसे ज़्यादा ज़रूरी उस काम को करने का जो उनका अलग तरीका होता है, वो उस काम को एक अलग लेवल पर लेकर चला जाता है। और इसी वजह से इन लोगों को मीडिया वाले, किताब वाले, अखबार वाले, टीवी वाले लेजेंड का नाम दे देते हैं। और हालांकि सिर्फ यही लोग नहीं बल्कि दुनिया के लोग, समाज के लोग भी उन्हें लेजेंड के नाम से जानते हैं। अब अगर हम क्रिकेट की बात करें तो बहुत सारे क्रिकेटर हिंदुस्तान में बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर इज़ अ लेजेंड। सचिन तेंदुलकर एक लेजेंड है। बिजनेस वर्ल्ड में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों की कंपनियां खड़ी करी, लोगों को रोज़गार दिया, लेकिन फिर भी रतन टाटा को लेजेंड माना जाता है। और इसी तरह अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भी एक लेजेंड था, एक एक आदमी था जिसको लेजेंड के तौर पर जाना जाता था और अभी भी जाना जाता है, जिसका नाम है हाजी मस्तान। यहाँ पर पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं किसी आपराधिक गतिविधि को या किसी अंडरवर्ल्ड डॉन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मीडिया ने, लोगों ने, किताबों ने, अखबारों ने क्यों हाजी मस्तान को लेजेंड बनाया, मैं उसकी कहानी सिर्फ आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाजी मस्तान को लेजेंड कहानी की भी, लेजेंड कहे जाने के पीछे भी अलग अलग कहानी है, और उस पूरी स्टोरी में बाद में आएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी कहानी से मैं शुरुआत करता हूँ। एक बार जब हाजी मस्तान डॉक्स पर कुली का काम करते थे, मझगांव डॉक्स पर कुली का काम करते थे, तो वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम था मोहम्मद शेख अल गालिब। शेख मोहम्मद अल गालिब इसका नाम था। अब ये शख्स जो है हाजी मस्तान को देखता है। हाजी मस्तान उसे थोड़ा पावरफुल लगता है। हाजी मस्तान को वो जो अल गालिब शेख होता है वो कहता है कि तुम मेरे लिए क्या कुछ सामान, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, घड़ियाँ हो गया, वॉकमैन हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें क्या अंदर से अपने कुछ कपड़ों में छुपाकर, पगड़ी में छुपाकर, अपनी पैंट में, शर्ट में छुपाकर बाहर ला सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगा। हाजी मस्तान को पैसे की ज़रूरत थी। हाजी मस्तान ने हाँ कर दिया। उसके बाद हाजी मस्तान ने ये काम करना शुरू कर दिया। उसमें ही कुछ कुछ सोने का सामान भी आता था। ये एक तरह की तस्करी थी। जब ये सामान आता था तो एक बार क्या हुआ कि सोने के बिस्किट की एक खेप आती है एक लकड़ी के बक्से में। जो गालिब शेख होता है वो हाजी मस्तान को देता है, कहता है इसको ले जाकर रख लो। उसी टाइम गालिब शेख की कोई मुखबिरी कर देता है और अल गालिब शेख की जो है गिरफ्तारी हो जाती है। गालिब शेख 3 साल तक जेल में रहता है। जब वो जेल से वापस आता है तो जाकर हाजी मस्तान से मिलता है और हाजी मस्तान से पूछता है कि मेरा वो बक्सा कहाँ है। हाजी मस्तान उसको उस झोपड़े में लेकर जाते हैं जहाँ पर वो बक्सा जो है रखा हुआ था। वो हाजी मस्तान वो बक्सा जाकर उस गालिब शेख को देते हैं और गालिब शेख उस बक्से को खोलता है तो देखता है उसके अंदर सोने के बिस्किट थे, सोने के बिस्किट। अब हाजी मस्तान से वो पूछता है कि अगर तुम चाहते तो तुम ये बिस्किट बेचकर काफ़ी पैसा बना सकते थे। मैं देख रहा हूँ तुम ये झोपड़ी में रहते हो, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने बिस्किट नहीं बेचे। ये सोचकर गालिब जो है बड़ा भौचक्का रह जाता है, क्योंकि इस तरह की ईमानदारी की उम्मीद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हाजी मस्तान ने गालिब शेख से कहा कि मेरे पिता ने कहा था कि तुम सबसे बच सकते हो लेकिन खुदा से नहीं बच सकते। और ये बात सुनकर गालिब शेख की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मस्तान से कहता है कि मैं ये बैग तभी स्वीकार करूँगा अगर तुम इन सोने के सिक्के से बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसका आधा हिस्सा तुम अपने पास रखोगे और मेरे साथ काम करोगे, मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओगे। हाजी मस्तान ने अपना हाथ बढ़ाया और यहीं से हाजी मस्तान के डॉन बनने की शुरुआत हुई। यहीं से हाजी मस्तान द लेजेंड डॉन बनने की शुरुआत हुई। हाजी मस्तान तमिलनाडु के गुडलौर में 1 मार्च 1926 को जन्मे थे। उसके बाद हाजी मस्तान जो है मुंबई आ गए। ये करीब 8 साल के थे तब हाजी मस्तान मुंबई आ गए।
उसके बाद मुंबई में क्राफोर्ड मार्केट में इन्होंने साइकिल बनाने की कोई दुकान खोली, पंचर वंचर बनाना, इस तरह के काम करना, लेकिन वहाँ पर उनका ज़्यादा मन नहीं लगा। तो उसके बाद इन्होंने, किसी ने बताया कि भाई जाके तुम कुली का काम करो। अब जब कुली का काम करने लगे तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक शेर खां पठान नाम का एक गुंडा आता था जो कुलियों से हफ्ता वसूला करता था। अगर आपने 1975 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार देखी हो तो उसमें एक सीन आता है जहाँ पर अमिताभ बच्चन जो है गुंडों की पिटाई करते हैं। वो कहते हैं तुम मुझे वहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये जो सीन था ये इस कहानी पर बेस्ड है, जो कहानी मैं आपको आगे सुनाने वाला हूँ। तो वहाँ पर क्या आता था कि शेर खां पठान नाम का गुंडा इन लोगों से आके हफ्ता वसूलता था। अब ये जो बात थी हाजी मस्तान को गवारा नहीं होती थी कि कैसे कोई बाहर का आदमी आकर हम लोगों से हफ्ता वसूल लेता है। तो हाजी मस्तान ने कुछ लोगों को तैयार किया और वो लोग तैयार हो गए। शेर खां पठान शुक्रवार को हफ्ता लेने आया। उसके बाद हाजी मस्तान और 3-4 लोगों ने शेर खां पठान पर अटैक कर दिया, और अटैक ही नहीं किया, उसको लहूलुहान कर दिया। खून से लथपथ शेर खां पठान को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा। उस ज़माने में उसके पास चाकू और गुप्ती थी, लेकिन हाजी मस्तान के लोगों ने सिर्फ डंडे से और लोहे के रॉड से ही शेर खां पठान को मार भगाया। उसके बाद सभी कुलियों में हाजी मस्तान की एक अलग इमेज बन गई, एक ऐसे इंसान की जिसमें ताकत थी, जिसमें दम था, जिसमें जज्बा था और जिसमें लड़ने का एक जुनून था। उसके बाद हाजी मस्तान ने धीरे धीरे करके तस्करी के धंधे को अपनाया। चीज़ें जैसे कि उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक सामान की स्मगलिंग हुआ करती थी, वो सामान छुपा छुपा कर लाना। और जब मैंने जो सबसे पहली कहानी आपको सुनाई, जब अल गालिब शेख से वो सोने के बिस्किट बेचकर जब पैसे मिले तो हाजी मस्तान के पास काफ़ी पैसे आ गए। इससे पहले हाजी मस्तान ने छोटे छोटे काम किए, लेकिन जब पैसे ज़्यादा आ गए अब हाजी मस्तान का कद थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लग गया और पैसा भी आने लग गया। उसके बाद हाजी मस्तान ने सोचा कि सिर्फ पैसे से मुंबई में जो है जमकर नहीं रहा जा सकता। मुंबई में अगर रुतबा बनाना है तो आपको मसल पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपने अगर मुंबई अंडरवर्ल्ड के बारे में सुना हो तो मुंबई अंडरवर्ल्ड में जब शुरुआत हुई थी तो वरदराजन मुदलियार, करीम लाला और हाजी मस्तान, ये 3 मेन डॉन थे दाऊद इब्राहिम का युग शुरू होने से पहले। तो ये मेन अंडरवर्ल्ड 3 डॉन थे। वरदराजन मुदलियार भी तमिलनाडु का था और वो नॉर्मल छोटा मोटा काम करता था। एक बार वरदराजन मुदलियार को पुलिस ने कस्टम डॉक इलाके से कोई एंटीना चुराने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद वो जेल में था, आज़ाद मैदान जेल थी, उसके अंदर था। वहाँ पर तभी एक आदमी आता है सफ़ेद कपड़े पहन के, अच्छे खासे चमकीले जूते पहनकर और 555 की सिगरेट मुंह में दबाकर आकर वरदराजन मुदलियार से कहता है वड़क्कम थलाईवर, मतलब कैसे हो मेरे मालिक। और ये बात देखकर जो है वरदराजन मुदलियार सोचता है कि यार ये तो बहुत रईस आदमी है, ये मुझे क्यों ऐसे बोल रहा है। तो वो कहता है कि तुम ये जो चुराया हुआ एंटीना है ये वापस कर दो, उसके बाद मैं ये मेक श्योर करूँगा कि तुम बहुत सारा पैसा कमाओ, तुम मेरे साथ मेरे धंधे में आ जाओ। अब वो आदमी यानी कि वरदराजन मुदलियार सोचता है कि यार मुझे ये आदमी मेरा क्यों इस्तेमाल करना चाहता है। वो आदमी सफ़ेद कपड़े वाला कोई और आदमी नहीं बल्कि वो हाजी मस्तान थे। हाजी मस्तान ने कहा तुम मेरे साथ इस धंधे में आ जाओ। उसके बाद वरदराजन मुदलियार ने हाँ कर दिया। उसके बाद हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार का एक गठजोड़ बना, एक जॉइंट वेंचर बना और दूसरी तरफ करीम लाला के साथ भी मिल गए। अब अंडरवर्ल्ड में इन तीनों ने अपने आप को धीरे धीरे स्थापित कर लिया और इनका बहुत बड़ा रुतबा होने लगा। करीम लाला की एक अलग कहानी है, लेकिन इस वाले वीडियो में थोड़ी सी बात बताता हूँ। करीम लाला जो है काफ़ी लंबे चौड़े व तगड़े अंडरवर्ल्ड डॉन हुआ करते थे। एक वक्त की बात है, मतलब एक टाइम पर करीम लाला का दबदबा ये था कि अगर करीम लाला की छड़ी जहाँ पर रख दी जाती तो समझ लो वो जगह करीम लाला की हो जाती थी। करीम लाला का वो आलम था। करीम लाला और वरदराजन मुदलियार और हाजी मस्तान ये तीनों अंडरवर्ल्ड के डॉन बन चुके थे। बट हाजी मस्तान का थोड़ा करिश्मा, थोड़ा पर्सनैलिटी, थोड़ा चार्म अलग था। और वो इसलिए भी था बिकॉज़ हाजी मस्तान जो है बॉलीवुड के लोगों से भी संबंध रखा करते थे। बॉलीवुड में कई सारे उनके दोस्त थे, संजीव कुमार, दिलीप कुमार, कई सारे लोगों के साथ आपको उनकी फ़ोटो मिल जाएगी। जैसे मैंने बताया कि एक सीन था जिसमें
जो अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म का था, उस सीन को डिस्कस करने के लिए भी मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें हैं कि जावेद अख्तर और अमिताभ बच्चन उनके घर पर आया करते थे। उसके अलावा आपने सोहा अली खान को आप जानते ही होंगे। सोहा अली खान की मदर हैं अमृता सिंह। अमृता सिंह की जो मदर थी रुखसाना सुल्तान, एक टाइम पर इनके संजय गांधी के क्लोज होने के भी बहुत सारी न्यूज़ हैं। तो उस वक्त उनको कैमे साबुन इस्तेमाल करने की आदत थी और वो साबुन नॉर्मल बाज़ार में नहीं मिला करता था, वो तस्करी करके हिंदुस्तान में आया करता था। एक बार वो मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाके में कैमे साबुन ढूंढने निकल गई और वो अंदर चली गई, लेकिन कैमे साबुन उन्हें कहीं नहीं मिला। जब वो वापस अपनी गाड़ी के पास आई तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी के पास काफ़ी भीड़ लगी और वहाँ पर एक आदमी सफ़ेद कपड़े पहने खड़ा हुआ था और उनकी गाड़ी में कैमे साबुन का पूरा भंडार लगा हुआ था। उस शख्स ने बोला मेरा नाम हाजी मस्तान है। कुछ इस तरह की जो फिल्मी सीन है, आपने जो अजय देवगन की एक फिल्म आई थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जिसमें इमरान हाशमी भी थे। इमरान हाशमी ने भी एक्टिंग की थी, इमरान हाशमी ने भी एक रोल निभाया था। जो इमरान हाशमी का जो रोल था वो दाऊद इब्राहिम का रोल था और जो अजय देवगन था यानी कि मस्तान मिर्ज़ा, वो हाजी मस्तान के कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड था। और वरदराजन मुदलियार, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, वरदराजन मुदलियार का जो कैरेक्टर है ये अग्निपथ में अमिताभ बच्चन ने निभाया था और जो अमिताभ बच्चन की जो डायलॉग डिलीवरी थी वो भी काफ़ी हद तक वरदराजन मुदलियार से कॉपी की हुई थी। तो ये हाजी मस्तान की स्टोरी धीरे धीरे आगे चलती है, अच्छी खासी उठ बैठ बन जाती है और अच्छा खासा पैसा कमाता है हाजी मस्तान बंगला खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं और एक वक्त पर मुंबई अंडरवर्ल्ड में काफ़ी नाम हो जाता है हाजी मस्तान का। लेकिन हाजी मस्तान के कुछ उसूल थे। किसी भी मीडिया रिपोर्ट्स में, किसी भी किताब में आप कभी भी ये नहीं सुनोगे कि हाजी मस्तान ने कभी खुद बंदूक उठाई हो। हालांकि जो मैंने ये मजगांव डॉग का जो किस्सा सुनाया वो उस किस्से को छोड़कर ये कहा जाता है कि हाजी मस्तान ने अपने हाथ से कभी भी गोली नहीं चलाई। लेकिन हाँ, लोगों को ये काम ज़रूर दिया, जैसे कि करीम लाला के लोगों को ये काम ज़रूर दिया, लेकिन खुद कभी नहीं ये गोली चलाई। हालांकि एक बार अंडरवर्ल्ड में पहली सुपारी भी हाजी मस्तान ने ही दी थी। हाजी मस्तान के साथ एक यूसुफ पटेल नाम का आदमी भी काम करता था और यूसुफ पटेल ने हाजी मस्तान से किसी बात पर धोखा दिया। तो उसके बाद यूसुफ पटेल को मरवाने के लिए हाजी मस्तान ने पहली बार एक सुपारी दी थी और ये साल था 1969 ये साल था। उस साल में हाजी मस्तान ने करीम लाला के कुछ लोगों को ये काम करने के लिए सौंपा। उन लोगों ने जाके मीनारा मस्जिद के एरिया में यूसुफ पटेल के ऊपर गोलियां चला दी और यूसुफ पटेल के बॉडीगार्ड उनके ऊपर एकदम कूद पड़े बचाने के लिए और यूसुफ पटेल की 2 गोलियां लगी, लेकिन उनकी जान बच गई। इसके बाद हाजी मस्तान, करीम लाला और कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन यूसुफ पटेल की जान बच गई। जब हाजी मस्तान को ये बात पता चलती है कि भाई यूसुफ पटेल जो है वो बच गया है, तो पहले तो हाजी मस्तान को जो है थोड़ा अजीब सा लगा, मतलब थोड़ा बुरा लगा कि यूसुफ पटेल बच कैसे गया। लेकिन बाद में हाजी मस्तान ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने जो है इस चीज़ को एक ईश्वरीय संकेत के तौर पर लिया कि जब खुदा ही नहीं चाहता कि यूसुफ पटेल मरे तो मुझे उसकी इच्छा का जो है सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। और उसके बाद ये कहा जाता है कि यूसुफ पटेल और हाजी मस्तान फिर से दोस्त हो गए। हाजी मस्तान जो है मधुबाला के बहुत बड़े फ़ैन थे और इसीलिए एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी जिसका नाम था सोना। हाजी मस्तान ने सोना से शादी की। हाजी मस्तान को 1974 और 1975 में इमरजेंसी के दौरान गिरफ़्तार भी किया गया था। और जब गिरफ़्तार हुए हाजी मस्तान तो वहाँ पर जेपी जयप्रकाश के साथ जो है इनको जेल में रहना पड़ा और उनसे फिर थोड़ा प्रभावित हुए, थोड़ा इनकी लाइफ में चेंज आया। और ये भी कहा जाता है कि उसके बाद जो है हाजी मस्तान ने अपनी छवि बदलने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले जब हाजी मस्तान अंडरवर्ल्ड के धंधे में थे तब भी हाजी मस्तान के कुछ उसूल थे कि ड्रग्स यानी कि नशीली चीज़ें या हथियार वगैरह की स्मगलिंग नहीं करना उनका उसूल था। उनका कुछ उसूल थे कि रात को ही काम करना है, मतलब दिन में काम नहीं करना है, क्योंकि दिन में जनरल पब्लिक, आम पब्लिक सड़कों पर होती है और हाजी मस्तान नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से जनरल पब्लिक से उलझा जाए, क्योंकि अगर जनरल पब्लिक से आप उलझोगे तो फिर आपको पुलिस से भी उलझना पड़ेगा। तो उसके बाद हाजी मस्तान ने जब जयप्रकाश से मिले तो हाजी मस्तान प्रभावित हुए। उसके बाद हाजी मस्तान ने
एक पार्टी खोली। इस पार्टी का नाम था दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ। और फिर इलेक्शन भी लड़े, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाई इनकी पार्टी। और उसके बाद फिर धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में चेंजेस आते गए। नए नए प्लेयर इस बिजनेस में एंटर हो गए, जैसे दाऊद इब्राहिम, और करीम लाला की तरफ से भी 2-3 लोग एंटर हो गए। उसके बाद करीम लाला और दाऊद इब्राहिम के गैंग में गैंग वॉर होनी शुरू हो गई। हालांकि हाजी मस्तान ने कई बार बीच बचाव भी कराया। और एक वक्त ऐसा भी आया था कि हाजी मस्तान की एक प्रॉपर्टी थी मुंबई में, जिसको कुछ गुजराती कम्युनिटी ने कब्ज़ा कर रखा था। अब हाजी मस्तान ने इसके लिए दाऊद इब्राहिम गैंग को और करीम लाला गैंग को एक किया, और वो जो अपनी प्रॉपर्टी थी वो किसी तरीके से वापस ली। वो अपने आप में एक अलग कहानी है, वो मैं आपको किसी और दिन सुनाऊंगा। लेकिन ये है कि उसके बाद जब दाऊद इब्राहिम की एंट्री होती है और नए नए प्लेयर्स की एंट्री होती है, अरुण गवली जैसे लोगों की, और इधर से करीम लाला के गैंग में भी कुछ नए लड़कों की एंट्री होती है, उसके बाद क्या था कि मुंबई अंडरवर्ल्ड की शक्ल जो है पूरी तरह बदल चुकी थी। अब मुंबई अंडरवर्ल्ड में खून खराब, मारपीट और ये गोलीबारी बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। उससे पहले ये सारी चीज़ें जो है मुंबई अंडरवर्ल्ड में नहीं हुआ करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे करके हाजी मस्तान का दबदबा भी जो है कम होता गया, और उसके बाद 68 की एज में हाजी मस्तान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हालांकि ये कहानी मैंने थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में सुनाई है, इसमें अभी भी बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए। और अगर आपको चाहिए कि मैं और भी डिटेल में ये सारी चीज़ें बताऊं, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। मैं आपको इस हाजी मस्तान की स्टोरी का दूसरा पार्ट फिर सुनाऊंगा। फिर से बाकी चीज़ें जो बची हुई हैं इस कहानी में वो ऐड करूँगा और अगली कहानी में सुनाऊँगा। ये थी हाजी मस्तान की स्टोरी, और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाबा को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।